press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बलों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे और आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा। और अब हम बढ़ते हैं बलों के प्रकार के बारे में। जिस प्रकार से हमने कल बल के बारे में जानकारी प्राप्त की थी या बल को पढ़ा था कि बल की डेफिनेशंस क्या होती है, बल की 3 शर्तें होती है, उन शर्तों के बारे में और बल की तीनों मात्रकों के भिन्न भिन्न पद्धतियों में मात्रकों के बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद में असंतुलित और संतुलित बल के बारे में अध्ययन किया था। तो अब हम बलों को अलग अलग प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि संपर्क बल। संपर्क बल वह बल होता है जब हम किसी वस्तु को किसी माध्यम से या परोक्ष रूप से किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं तो वह संपर्क बल होता है। संपर्क बल में हम वस्तु के संपर्क में रहते हैं, अर्थात जब हम किसी माध्यम से या स्वयं किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं तो वह संपर्क बल होता है। और दूसरा गैर संपर्क बल होता है। गैर संपर्क बल वह बल होता है जब हम किसी परोक्ष रूप से या किसी माध्यम से बल नहीं लगाते हैं जबकि बल लगता जरूर है। इस प्रकार का बल गैर संपर्क बल कहलाता है। अर्थात गैर संपर्क बल वह बल होता है जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और गैर संपर्क बलों के एग्जाम्पल के रूप में हम गुरुत्वाकर्षण बल को आसानी से देख सकते हैं कि हम कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिर जाती है। इसी प्रकार से हम संपर्क बल में देख सकते हैं कि हम किसी संदूक को धक्का लगाते हैं तो वो आगे खिसक जाती है। ये संपर्क बल के कारण ही होता है। अब संपर्क बलों को हम आगे और डिटेल से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो संपर्क बल में सबसे पहले आता है लंबवत बल। लंबवत बल जब हम किसी एक वस्तु के द्वारा दूसरी एक वस्तु पर हम अपने हाथों से या किसी माध्यम से एक दूसरी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं तो वह लंबवत बल होता है। और लंबवत बल को जैसे संदूक को आगे खिसकाने के लिए हम पीछे से धक्का देते हैं तो वह लंबवत बल का एग्जाम्पल होता है। दूसरे रूप में आता है लंबवत बल के बाद में संतुलन बल। संतुलन बल वह बल होता है जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर स्थित हो तो दूसरी वस्तु के द्वारा पहली वस्तु के ऊपर लगाया जाने वाला बल संतुलन बल कहलाता है। और संतुलन बल की सहायता से ही कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रह सकती है। जैसे किसी मेज के ऊपर किताब पड़ी हुई है या किसी मेज के ऊपर बुक रखी हुई है तो वह संतुलन बल के कारण ही रखी हुई है। और पुस्तक का संतुलन बल उस मेज के ऊपर कार्य करता है और वह स्थायी रूप से रह सकती है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं तनाव बल। तो जो रस्सी के दोनों सिरों को आपस में एक दूसरे को विपरीत सिरों को खींचने पर विपरीत दिशाओं में और जो तनाव या बल उत्पन्न होता है वह तनाव बल होता है। तनाव बल को टेंशन भी कहा जाता है जिसे हम आगे और पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है स्प्रिंग बल। किसी स्प्रिंग को खींचने पर छोड़ने के बाद में उसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है, वह स्प्रिंग बल होता है। स्प्रिंग बल को आगे हम सरल आवर्त गति के अंदर भी पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है गैर संपर्क बल। गैर संपर्क बलों में सबसे एक नंबर पर आता है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल वास्तव में लगता तो बहुत कम दूरी पर है लेकिन ब्रह्मांड का सबसे अधिकतम लगने वाला बल है नाभिकीय बल है लेकिन लगता बहुत कम दूरी पर है। नाभिकीय बल कम दूरी पर लगता है और नाभिकीय बलों के कारण ही 2 प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियर में नाभिक में स्थायी रह पाते हैं। और नाभिकीय बल का मान 10 टू दी पावर 38 होता है। 10 टू दी पावर 38 होता है। नाभिकीय बल बहुत कम दूरी पर लगता है लेकिन इसका मान बहुत प्रबल होता है और यही प्रबल मान होने के कारण 2 प्रोटॉन
समान आवेश होने के कारण भी एक साथ रह सकते हैं। यही इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल नाभिकीय बल से तो कम लगता है। यह 2 नंबर से पीछे से देखें तो तेज में 2 नंबर पर आता है। 1 नंबर पर सबसे तेज नाभिकीय बल है तो 2 नंबर पर विद्युत चुंबकीय बल है। विद्युत चुंबकीय बल 2 आवेशों के मध्य लगता है। 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल विद्युत चुंबकीय बल या विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। विद्युत चुंबकीय बल का मान इससे तो कम होता है लेकिन 36 होता है। 10⁻36 विद्युत चुंबकीय बल होता है। और विद्युत चुंबकीय बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विद्युत व्युत्क्रमानुपाती होता है। 3 नंबर पर दुर्बल बल आता है। 3 नंबर पर दुर्बल बल को हम वांडरवाल बल भी कहते हैं। वांडरवाल बल दुर्बल बल का मान भी प्रकृति का दूसरा कमजोर बल दुर्बल बल है और प्रकृति का दूसरा कमजोर बल दुर्बल बल है। दुर्बल बल गैस के अणुओं के मध्य लगता है। दुर्बल बल गैस के अणुओं के मध्य लगता है और इसका मान 10⁻25 होता है। 10⁻25 होता है। 10⁻25 होता है। उसके बाद में आता है गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का मान बहुत कम होता है लेकिन ये लगता बहुत ही अनंत दूरी तक है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान लगता तो मान तो बहुत कम होता है लेकिन ये लगता बहुत ही अनंत दूरी पर है। वैसे तो हम गुरुत्वाकर्षण को पढ़ने लगे तो शायद 2-3 लेक्चर भी कम बढ़ जाएंगे लेकिन यहाँ पर हम रीट लेवल 2 के हिसाब से देखते हुए गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर हमें इतना ही ध्यान रखना है कि प्रकृति का सबसे न्यूनतम बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है तथा अधिकतम बल नाभिकीय बल होता है। नाभिकीय बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही कोई पिंड या सूर्य के चारों ओर जो पिंड गतिमान होते हैं, जो ग्रह गतिमान होते हैं वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होते हैं। उसके बाद में आता है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल किसी वस्तु के बाहर की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल होता है। किसी वस्तु के अंदर की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल होता है। अभिकेंद्रीय बल किसी वस्तु की कोई वस्तु वर्ताकार दिशा में गति कर रही हो तो वस्तु को अंदर की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल होता है। और इसी अभिकेंद्रीय बल के कारण ही वस्तु गोलाकार दिशा में गति कर सकती है। इसका हम साधारणतः एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। यदि हम किसी रस्सी के एक छोटे पिंड को या पत्थर को बांधकर घुमाते हैं तो वह वर्ताकार दिशा में गति करता है लेकिन उसे छोड़ने पर वह v वेग से एक सीधी रेखा में जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि घुमाने के लिए एक अभिकेंद्रीय बल लगता है जिसका मान v²/r होता है। इसमें एक्सीलरेशन का मान v²/r होता है तो F बराबर ma होता है। तो m का मान m द्रव्यमान है इसलिए m × v²/r हो जाएगा। m × v²/r हो जाएगा। उसके बाद में हम पढ़ते हैं अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल यदि कोई वस्तु वर्ताकार गति कर रही है तो उसकी गति में बाहर की ओर लगने वाला एक बल होता है वह अपकेंद्रीय बल होता है। अपकेंद्रीय बल को हम साधारणतः एक आभास कर सकते हैं। अपकेंद्रीय बल का हम आभास कर सकते हैं। अपकेंद्रीय बल को एग्जाम्पल के रूप में हम उस समय देख सकते हैं जब हम किसी गाड़ी या कार के अंदर बैठे हुए होते हैं और वह कार किसी घुमावदार सड़क से गति कर रही हो तो हम बाहर की ओर एक बल का आभास करते हैं। उसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। और अपकेंद्रीय बलों के कारण ही हम दूध को भिगोने वाली मशीन के अंदर भी अपकेंद्रीय बल लगता है। और अपकेंद्रीय बल के कारण ही हमारे वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल पाते हैं और अन्य ही हम इसी प्रकार के एग्जाम्पल हम हमारे साधारण या सामान्य जीवन में देख सकते हैं। उसके बाद में बल का एक प्रकार और हो जाता है जिसका नाम है घर्षण बल। घर्षण बल को हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।